Hello everyone. Today I will discuss about the disease of external ear. Disease of external ear. First thing I will discuss here, a term is anotia, and the second term is microtia. Then what is the difference between the anotia and microtia? Anotia means absence of pinna, and microtia means small size of pinna. Here pinna is present but it is in small size, and here pinna is absent. For correction of this we have to do pinnaplasty. इसमें क्या करते हैं कि न्यू पिन्ना बनाते हैं और इम्प्लांट करते हैं. फॉर दिस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पिन्नाप्लास्टी, क्योंकि पिन्ना इसमें ऑलरेडी है, साइज छोटी बड़ी है, उसका कुछ खास इफेक्ट तो नहीं है, बट फिलहाल इसमें ज़रूरत जो है उसकी पिन्ना की नहीं है. एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि जो पिन्नाप्लास्टी होती है उसके लिए जो रिक्वायर्ड एज है 5 to 7 ईयर. उसके पहले आप पिन्नाप्लास्टी जो है नहीं कर सकते. अच्छा, पिन्नाप्लास्टी करते किससे हैं? एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे जानना सही रहेगा कि जो पिन्ना होता है वो बना किससे होता है? एलोइलास्टिक कार्टिलेज से. This alloelastic cartilage never ossify, hence no bone formation takes place. ओके, तो जाहिर सी बात है पिन्ना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कार्टिलेज चाहिए, जो कि हम लेते कहाँ से हैं? रिफ से. रिफ्स कार्टिलेज यूज करते हैं. ठीक है, ये जो रिफ्स कार्टिलेज या कॉस्टो कार्टिलेज है ये डेवलप करता है कितनी एज में? 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज में. हेंस जो इन्होंने ग्रुप दिया है, एज ग्रुप दिया है पिन्नाप्लास्टी के लिए, वो कितना दिया है? 5 to 7 ईयर. भाई जहाँ से जो इसका सोर्स है वो खुद ही 4 से 5 साल में डेवलप कर रहा है, तो यहीं से हमें क्या करना है? कार्टिलेज को लेना है और फिर यहाँ पे पिन्नाप्लास्टी करनी है. तो इसके लिए जो उन्होंने एज दिया वो 5 to 7 ईयर दिया. तो ये तो रहा पिन्नाप्लास्टी. दूसरा डिफेक्ट क्या आता है? दूसरा डिफेक्ट आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रेजिया. ध्यान देना भाई कि यहाँ पे एट्रेजिया है, यहाँ पे अनोटिया है. अनोटिया मतलब पिन्ना एब्सेंट है, और ईएसी एट्रेजिया मतलब नो ईएसी, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो एब्सेंट है. जैसे यहाँ पे पिन्नाप्लास्टी करी पिन्ना के लिए, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम? कैनालोप्लास्टी. न्यू ऑडिटरी कैनाल बनाएंगे और फिर क्या करेंगे कि लगा देंगे. एक चीज़ जो ईएसी होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी वो इसको डिस्कस किया था कि जो ईएसी होता है 2 पार्ट होता है, या तो एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है और दूसरा जो है वो बोनी पार्ट होता है. ठीक है, अगर डिफेक्ट जो है कार्टिलेज वाले पार्ट में है तो क्या करते हैं? पुट स्किन ग्राफ्ट, हैव टू डू
skin grafting. But if there is a defect in a bony part, then there is a requirement of drilling of bone. ड्रिल करके रास्ता बना दिया और क्या हुआ कि अपने ईएसी का जो ये है क्या कहते हैं काम है वो प्रॉपर होने लगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि सपोज करो कि जो बोनी पार्ट है वो मिसिंग है। ठीक है, अगर बोनी पार्ट ही मिसिंग है तो जाहिर सी बात है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी मिसिंग होगी। कैसे? अगर आप ईएसी को देखते हैं, ये पिन्ना है, ये आपका ईएसी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है लगी होती है। ये आपकी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। 1/3 पार्ट जो है ये आपका हो जाता है कार्टिलेजिनस पार्ट और जो रिमेनिंग 2/3 है ये आपका बोनी पार्ट। तो सपोज़ करो अगर बोनी यहाँ से यहाँ तक है और यही मिसिंग है तो उससे सटी हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो भी मिसिंग होगी। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिसिंग होगी तो हमें यहाँ पे कैनालोप्लास्टी के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको टिम्पैनोप्लास्टी भी करनी पड़ेगी। टिम्पैनोप्लास्टी भी करनी पड़ेगी। तो ईएसी में दो कंडीशन हो सकती है, या तो सिर्फ कैनाल में डिफेक्ट है, कैनालोप्लास्टी करते हैं, कार्टिलेजनस पार्ट में डिफेक्ट है, या बोनी पार्ट में डिफेक्ट है तो आपने ड्रिल कर दिया, ड्रिल करके उस चीज़ को सही किया। लेकिन अगर एक कंडीशन ये भी बन रही है कि अगर बोनी पार्ट मिसिंग है दैट मीन्स कि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिसिंग है, और फॉर करेक्शन ऑफ दिस वी हैव टू डू टिम्पैनोप्लास्टी आल्सो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर दैट अगर मान लो कि एक कोई बच्चा आपके पास आता है और बोलता है कि भैया हमारा जो है ईएसी में भी डिफेक्ट है और एनोटिया भी है, हमें पिन्ना भी नहीं है हमारा। डिस्कस करता हूँ इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम नंबर 1, इफ अ पेशेंट comes to your OPD with, पॉइंट ध्यान देना, यूनिलैटरल EAC एट्रेजिया प्लस एनोटिया, व्हाट विल यू डू? यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूनिलैटरल EAC एट्रेजिया, मतलब उसकी EAC भी नहीं है और क्या नहीं है, पिन्ना भी नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और देखो कि अगर पिन्ना नहीं है, ये प्रॉब्लम क्या है, कॉस्मेटिक है। पिन्ना ही है जो बाहर से हमें दिखता है, अगर पिन्ना नहीं है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, ये आपके कॉस्मेटिक डिफेक्ट है। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई पिन्ना नहीं है तो सबसे पहले पिन्ना लगाया, पिन्नाप्लास्टी, देन क्या किया, कैनालोप्लास्टी। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोट करो कि यूनिलैटरल है, मतलब उसका दूसरा कान जो है वो सही है, उसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, मतलब सुनाई उसको थोड़ा सा कम दे रहा है बट उसको सुनाई दे रहा है, वो चीज़ों को सुन सकता है, समझ सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, बट यूनिलैटरल है। एक रूल होता है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि पिन्नाप्लास्टी हैज़ टू बी डन बिफोर कैनालोप्लास्टी। इसीलिए पहले मैंने पिन्नाप्लास्टी करा और फिर कैनालोप्लास्टी करा। लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था पहले कि भाई पहले उसको सुनाई नहीं दे रहा है, पहले उसकी EAC बना दो, एक्सटर्नलिटी कैनाल उसकी सही करो, फिर जो है पिन्ना ना भी रहे तो कम से कम सुनाई दे। बट ये रूल होता है कि पहले पिन्ना बनाना है फिर आपको कैनालोप्लास्टी करानी है। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा केस अगर मान लो आपके पास आता है कि एक कोई दादाजी आते हैं
if a patient comes to your OPD with bilateral EAC atresia प्लस अनोटिया, ध्यान देना, बाईलेटरल मतलब उनके दोनों कान खराब हैं। इनमें क्या दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत है? कॉस्मेटिक दिक्कत तो इनको है ही, साथ में हियरिंग डिफेक्ट है, मतलब इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये तो सुन भी ले रहा है, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस कंडीशन में क्या करना है? इस कंडीशन में एक चीज़ याद करो, BAHA, बाहा। क्या है बाहा? बाहा का मतलब होता है बोन एंकर्ड हियरिंग एड। क्या है ये? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम अप्लाइड कर देते हैं पेशेंट में जिनमें बाईलेटरल ESC अट्रेजिया और एनोटिया दोनों प्रेजेंट होती है। ट्रीटमेंट करने से या फिर कैनालोप्लास्टी या पिन्नोप्लास्टी करने से बेटर होता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को, इस मशीन को जो है आप क्या करें, इम्प्लांट कर दें। सब ये होती क्या है, लोकेशन बता देता हूँ। अगर ये कोई पेशेंट है, सपोज करो इसका कान है, यहाँ पे ईयर है, तो ये इसकी लोकेशन ये होती है, यहाँ पे होती है। जनरली लोग इस जगह पे लगाए हुए मिलते हैं, आपने देखा भी होगा, जस्ट बिलो एंड अपर साइड ऑफ द ईयर। अच्छा, इसमें करते क्या हैं, करते कैसे हैं? हाउ टू डू BAHA, बाहा, कैसे करते हैं? इसमें क्या होती है कि एक टाइटेनियम की, ध्यान रखना, टाइटेनियम स्क्रू लेते हैं और जो कि इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांट इन द बोन। कौन सी बोन? स्कल की बोन। स्कल की बोन में क्या करा? इम्प्लांट कर दिया और टाइटेनियम स्क्रू को इम्प्लांट किया और उसके ऊपर क्या लगाया? उसके ऊपर लगाया ऑन द स्क्रू और हियरिंग एड इज प्लेस्ड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम स्क्रू है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑसियो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ऑसियो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी मेन जो इसका मैकेनिज्म है काम करने का, वो यही प्रॉपर्टी जो है, इसी प्रॉपर्टी के नाते हम सिर्फ टाइटेनियम चूज करते हैं। ठीक है, क्या करा कि स्कल बोन को सबसे पहले क्या करते हैं, हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद इसमें हम टाइटेनियम स्क्रू लगाते हैं और टाइटेनियम स्क्रू के ऊपर से जो है हम ये बाहा जो है अप्लाई करते हैं, प्लेस्ड करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ें अगर कि कैसे होता है, तो मैकेनिज्म की बात करो तो सबसे पहले जो है आपका बाहर, जो बाहर हमें दिखता है बड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट टाइप दिखता है, वो क्या करता है, रिसीव करता है साउंड को। साउंड को रिसीव किया, क्या करा, फिर एम्पलीफाई करा, एम्पलीफाई द साउंड। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ऑसियो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है, मतलब इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट इन द सेंस का मतलब उसको बढ़ा दिया है, एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद क्या हुआ कि वाइब्रेशन देता है, किसको? गिव
वाइब्रेशन टू द, ये सपोज करो स्कल है, स्कल में आपका ये टाइटेनियम स्क्रू लगा हुआ है, ये 3D डायग्राम अगर आप सब सपोज कर पा रहे हो, और ये आपका लगा हुआ है बाहा, सपोज कोई इस पोजीशन पे अगर लगा हुआ है, तो ये क्या करा, साउंड को जो है रिसीव करा, रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई करा, और एम्पलीफाई करने के बाद उसने स्क्रू को ट्रांसफ़र करा वाइब्रेशन के फॉर्म में, ठीक, गिव वाइब्रेशन टू द स्क्रू। अब क्या करता है ये स्क्रू, क्या करता है, लगा किसके अंदर है, बोन के अंदर, तो ये क्या करेगा, स्क्रू ट्रांसफर द साउंड टू द स्कल बोन, और यहाँ से ये डायरेक्टली रीच टू कॉक्लिया, और हियरिंग जो होगी वो हो जाएगी। इसमें हमने देखा कि जो है मिडिल ईयर एंड EAC इज बाईपास्ड, इनकी हमें कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या करा, बाहा जो है वो बाहर कैसे, हमें कान के ऊपर लगी हुई एक मशीन दिखती है, वो क्या करती है कि साउंड को रिसीव करा, रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई करा, और फिर उस एम्पलीफाइड साउंड को उसने वाइब्रेशन के तौर पे भेज दिया किसमें, स्क्रू में, टाइटेनियम का जो स्क्रू है। और मैंने पहले बताया कि स्क्रू की एक प्रॉपर्टी होती है ऑसियो इंटीग्रेशन की, ठीक है, तो वो ऑसियो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के थ्रू क्या हुआ कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में स्कल बोन पे गया, और स्कल बोन क्या किया, डायरेक्टली रीच कर दी कहाँ पे, कॉक्लिया में। देयर इज नो रोल ऑफ EAC इन दिस मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये हो गया कैसे उसको ट्रीट करा, लेकिन भाई अगर किसी चीज़ का फ़ायदा तो नुकसान भी है, तो उसमें दिक्कत क्या है, तो नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बाहा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि बाहा जो है उन्हीं लोगों में अप्लाइड कर सकते हैं जिनकी बोन थिकनेस जो है, बोन थिकनेस ऑफ स्कल वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 to 3 mm। अगर इससे कम बोन थिकनेस है तो आप बाहा को अप्लाई नहीं कर सकते। ये पता कैसे चलेगी, इसके लिए हमें कराना पड़ता है CT स्कैन। CT स्कैन कराए, अगर इससे कम आपकी थिकनेस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते बाहा को। और इतनी थिकनेस होने के लिए जो एज रिक्वायरमेंट होती है वो 5 ईयर्स होती है। 5 साल की उम्र में आपकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 to 3 mm की हो जाती है। पहली चीज़, पहला इंडिकेशन है कि जो बाहा है वो 5 साल से कम के बच्चों में नॉट अप्लाइड। ये बोलता है कौन, US का एक US FDA के नाम से एक रिसर्च सेंटर है जो बताता है कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी 5 ईयर होनी चाहिए, उसमें जाकर के आपकी जो थिकनेस होती है 2.5 to 3 mm होती है। बट अगर हम UK की मानते हैं तो UK बोलता है कि नहीं भाई, आप जो है 3 ईयर्स की एज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है UK में NHS नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलता है कि नहीं, आप 3 ईयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप 3 ईयर्स में आप CT स्कैन करा के देखो, और अगर आपको 3 mm दिख जाएगी और आप उसमें अप्लाई कर लो, ठीक है। बट जो मोस्ट अप्लीकेबल है वो हम प्रेफर करते हैं इसी को, 5 ईयर वाले को। और अगर जैसे मान लो कि ये तो रहा 5 साल, अब बात आती है कि भाई 5 साल से पहले बच्चे को कैसे सुनाई दिया जाए, मतलब क्या उसके लिए क्या व्यवस्था है कि उसे सुनाई दे।
तो उसके लिए भी व्यवस्था है। 5 साल के पहले क्या करते हैं कि एक आती है बैंड हियरिंग। क्या होती है? बैंड हियरिंग, जो कि परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है। वो कब यूज करते हैं? बिफोर 5 ईयर्स ऑफ एज। ये कुछ इस टाइप का होता है, जैसे इधर भी कुछ लगा होता है वो बाहा टाइप इंस्ट्रूमेंट, और इधर भी लगा होता है, सॉरी ये थोड़ा सा इधर भी लगा होता है, और इधर बीच में ये दोनों कान के ऊपर जो है ऐसे लगा देते हैं। और ये टेम्प्ररी होता है। 5 साल के बाद फिर हम क्या करते हैं कि बच्चों को शिफ्ट करना पड़ता है हमें बाहा पे, और सीटी स्कैन कराते हैं। अगर थिकनेस 2.5 to 3 mm है तो फिर हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा 2 प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस करी। आगे की कुछ प्रॉब्लम और भी हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।